ठीक आहे. सो आपण स्टार्ट करूया. सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते. मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे. स्लाइडवर येतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइडवर जातोय. ह्या स्लाइडवर तुम्हाला वर्क अँड एनर्जी आपल्याला टॉपिक दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपण डेली लाईफ मध्ये जे फिजिक्स पाहणार आहोत ते काय आहेत ते आपण व्यवस्थित पाहणार आहोत. की डेली लाईफ मध्ये आपण सायन्स हा सब्जेक्ट शिकतो. त्या सायन्स या सब्जेक्टचे मेन 3 पार्ट्स आहेत. फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड बायोलॉजी. सो नेक्स्ट स्लाइडवर मी जातोय. कॉन्सेप्ट फर्स्ट इज व्हॉट इज वर्क. वर्क कशाला बोलतो आपण आणि ते काच गरजेचं आहे ते आपण पहिलं जाणून घेणार आहोत. सो आज जे आपल्याला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे आपला आजचा जो शिकण्याचा उद्देश जो आहे, सो अंडरस्टँड एक्झॅक्टली व्हेन वर्क इज सायंटिफिकली डन. हा आपण कॉन्सेप्ट आपण पाहूया. ठीक आहे. सो मी क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला, व्हॉट इज वर्क. वर्कचा फॉर्म्युला तुमच्या समोर लिहिलेला आहे. वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू. डब्ल्यू ने अपन वर्क मेंशन करतो. आप मेंशन करते हैं वर्क डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, और उसका बेसिक फॉर्मूला है. ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा वर्क के बारे में पढ़ा था. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एस से. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है और वर्क का डेफिनेशन है. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ. प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि मैथ्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का बोलते हैं, वैसे साइंस में हम लोग प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट मतलब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क और डिफाइन वर्क, ये करके आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा. तो आपको आंसर लिखना है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो पॉइंट. अगर आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज वर्क, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तब जाके आपको 1 मार्क्स यानी कि 1 नंबर मिल जाएगा. तो डेफिनेशन को ही रट्टा मार लिया, फिर भी मुझे वर्क एक्चुअल क्या होता है वो समझा नहीं है. तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको. जिसको भी आंसर देना है वो हैंड रेज करके पहले इंडिकेशन देगा, देन मैं उसको चांस दूंगा आप बात कर सकते हो करके. सो व्हाट इज अ वर्क. वर्क का डेफिनेशन तो आपने बता दिया सर. वर्क इज द प्रोडक्ट, ये तो मल्टीप्लिकेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. फोर्स यानी कि बल, मराठी में उसको बल बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन. ये जो हम लोग प्रीवियस टॉपिक था हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसमें फोर्स का भी डेफिनेशन हम लोगों ने सीख लिया था और डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा था. अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक साथ आते हैं ना, तब जाके वर्क फॉर्म होता है. तो आप सबके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने एक बकेट में पानी लिया है, फुल ऑफ बकेट, और आपने उसको उठा के 1 घंटा या 2 घंटा आप खड़े हो. पानी से भरा हुआ जो बकेट है जो आपने उठाया और 1 आवर और 2 आवर्स के लिए आप खड़े हो. तो इस केस में, ऐसे सिनेरियो में आपने वर्क किया है या नहीं. अगर किया है तो कितना किया है, अगर नहीं किया है तो कितना नहीं किया है. इसका आंसर आपको देना है. जिसको ये आंसर देना है वो अपना हैंड रेज करके इंडिकेशन देंगे, देन मैं आपको बोलूंगा. यस, ऋतुपर्णा का कहना क्या है. जी ऋतुपर्णा आप बोलिए. सर नहीं किया है क्योंकि वो ओके एक ओके ही ओके जगह ओके पे ओके खड़े हैं। ओके 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 नहीं किया है, जस्ट नहीं किया. ओके. यस अनुष्का गोरे.
यस सर, नहीं। नहीं किया है। प्रीति? नहीं किया है सर। ओके। कोमल? नहीं किया है सर। मतलब ऑल ऑफ यू, सबका जो अभी हैंड रेज कर रहे हैं उन सबका कहना है कि वर्क डन यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ठीक है? या किसी और का कुछ अलग आंसर है इसीलिए आप हैंड रेज कर रहे हो? अभी हैंड्स डाउन करोगे तो भी चलेगा। सब लोग प्लीज हैंड्स डाउन करो। मतलब सबका कहना है कि सर यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ है। तो आप सभी का आंसर करेक्ट है। मैंने कुछ लोगों को पूछ लिया, 4-5 गिने चुने, बाकी सब लोगों को टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका कहना सही है सर। आपने जो बोला है कि सर अगर मैंने वाटर से भरा हुआ बकेट, फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ बकेट हैंड में लेके आप खड़े हो 1 घंटा या 2 घंटा उसी पोजीशन पे, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, बिकॉज आपने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। आपने फोर्स तो अप्लाई किया, बट डेफिनेशन क्या कहता है? वर्क इज द प्रोडक्ट। वर्क मतलब क्या? कार्य करना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाना। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बल लगाया है यानी कि फोर्स अप्लाई किया है, उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए, यानी कि उसने अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करना चाहिए, मतलब उसने अपना पोजीशन बदलना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं वर्क। इसे हम लोग कहते हैं वर्क। तो वर्क के डेफिनेशन में फॉर्मूला भी इंक्लूड हो गया है। तब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वर्क को मेजर कैसे करते हैं। तो वर्क का यूनिट है जूल। मतलब वर्क जिस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसका यूनिट जो है वो है जूल। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो आपके सामने है। द मिसकंसेप्शन भी लिखा है और एक साइंटिफिक रियलिटी बोला है। तो एक पर्सन देखो, एक वॉल है, वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि बहुत हाई है, बट वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। वो वॉल आगे मूव ही नहीं हो रहा है। लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है आपके स्क्रीन पे, एक पर्सन है, उसको बहुत पसीना आया है, उसने अपना फोर्स कहाँ पे अप्लाइड किया है? वॉल के ऊपर अप्लाइड किया है। अप्लाइड फोर्स तो बहुत हाई है बट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन भी नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे 0 वर्क है। और राइट साइड पे एक छोटी लड़की है, टॉय है, जिसने टॉय टॉय को एक थ्रेड से बांधा हुआ है और वो अ, उसको आगे लेके पुश कर रही है, मतलब उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स वहां पे प्रेजेंट है। उसने जो थ्रेड लिया है, मतलब जो रस्सी ली है, वो उसके हाथ में है। और डिस्प्लेसमेंट हैपन्स, वो कार या टॉय कार भी जो है उसके साथ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो कार मूव हो रही है। तो उसका रिजल्ट देखो, वर्क इज डन। समझे? तो आपको इस स्क्रीन पे वर्क के बारे में बहुत चीजें मिली, पता चली है। व्हाट इज वर्क? तो आपने डेफिनेशन लिखना चाहिए। मतलब मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर करूंगा, तो आप लिखो मत, कुछ पहले समझ लो। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और 0 वर्क किसे कहते हैं और प्रॉपरली वर्क डन किया, इसको समझने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये याद रखा कि कोई पर्सन पानी से भरा हुआ बकेट हाथ में लेके खड़ा है, तो उसने फोर्स तो अप्लाई किया बट उसने पोजीशन नहीं चेंज की, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ? 0। तो इस केस में वर्क डन नहीं होता। बट उसी केस में अगर उस पर्सन ने वो बकेट उठा के कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी और जगह पे वो बकेट रख दिया होता पानी से भरा हुआ, तब जाके वर्क डन होता, क्योंकि उसने बकेट उठाने के लिए फोर्स अप्लाई किया और उसको दूसरी जगह पे रखा, यानी कि पोजीशन चेंज किया। तो वर्क का डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल होता है
और हम लोग ये सीखे वर्क इज द प्रोडक्ट। ये किसका प्रोडक्ट है? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसे हम लोग कहते हैं वर्क। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा येलो कलर का नोट रखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्स मस्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क टू ऑकर, विदाउट मोशन वर्क इज एग्जैक्टली जीरो। मतलब ये आपके एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज अ मस्ट कॉज, ये कॉज मतलब रीजन है, फोर्स ए मस्ट कॉज है डिस्प्लेसमेंट का। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? वर्क डन कंप्लीट करने के लिए, वर्क कंप्लीट करने के लिए। अगर विदाउट मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान, मोशन यानी कि गति, विदाउट मोशन वर्क इज एग्जैक्टली जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है यानी कि गतिमान अवस्था में नहीं है, तो इसका मतलब उस कंडीशन में उसका वर्क क्या है? जीरो है। कोई स्टोन आपने एक ही जगह पे रखा है तो वो तो अपने आप मूव नहीं होगा, स्टोन यानी पत्थर, तो उसका मतलब वो रेस्ट मोशन में, विदाउट एनी मोशन वर्क इज जीरो। आपको सभी सिनेरियो समझ में आए हैं? हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा? सबसे पहले वर्क क्या होता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको वर्क समझाते हैं। फर्स्ट केस में वर्क जीरो है और जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड पिक्चर है वहां पे एक लड़की टॉय कार खींच रही है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं टॉय कार के ऊपर और उसी डायरेक्शन में टॉय कार मूव हो रहा है, यानी कि वर्क डन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होंगे तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है तो आगे चलते हैं। अब सर मुझे वर्क तो समझ में आया, वर्क का डेफिनेशन भी मुझे अच्छे से समझ में आया। वर्क यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त मैंने वर्क का यूनिट बताया था। कोई मुझे बता सकता है क्या वर्क का यूनिट क्या होता है? एनीवन? यस जूल। जूल जूल। जूल जूल, यस यस। आप यस आप सब लोग करेक्ट है, बट आप एक रूल फॉलो नहीं कर रहे। हमारा लेक्चर का एक रूल है, कोई भी आपको आंसर देना है तो हैंड रेस करना है। ठीक है, इट्स ओके, मिस्टेक हो जाता है, नेक्स्ट टाइम प्लीज याद रखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो प्लीज आप हैंड रेस करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मतलब मुझे तो अभी नेक्स्ट पार्ट सीखना है कि टाइप ऑफ वर्क। तो तीन टाइप के वर्क होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क और तीसरा होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क तो हम लोगों ने सीख लिया, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करता। एक अभी हम लोगों ने एक पिक्चर देखा था ना, देखो पहला वाला, ये वाला पिक्चर, एक पर्सन पसीने से पूरा उसका पसीना गिर रहा है और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वॉल के ऊपर, बट वॉल मूव ही नहीं हो रहा है। मतलब जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पे वर्क कितना होता है? जीरो होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, ये कॉन्सेप्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है वो हम लोग सीखते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना मैंने आपके सामने तीन पिक्चर रखे हैं। जो पॉजिटिव वर्क है ना, वहां पे एक बॉटम में एक पिक्चर, एक टेबल रखा है आपके सामने,
और उस टेबल में एक ग्लास है, टेबल के ऊपर एक ग्लास है, और उस ग्लास के साथ एक वेट लगाया है रस्सी से, जो कि एक साइड पे ही अप्लाई हो रहा है। मतलब एक रस्सी पे दो मार्बल्स लगाया है, एक मार्बल मैंने ग्लास में डाल के ग्लास से नीचे रखा है, मतलब टेबल से छोटा थोड़ा सा राइट साइड पे रखा है, एम्प्टी स्पेस पे। एवरीडे एग्जाम्पल मैंने रखा है, पुशिंग अ स्टॉल्ड बलॉक बलक कार्ट फॉरवर्ड। मतलब क्या कि जिस जगह पे जो आपने फोर्स लगाया है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये पिक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जांपल दूसरा दे रहा हूं, जिसमें एंगल थीटा का वैल्यू 0 होता है। मतलब फोर्स का दूसरा एक फॉर्मूला है, सॉरी वर्क का एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ मतलब फोर्स और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इसके साथ एक एंगल आता है, वो है कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। मतलब इनके साथ एक एंगल मल्टीप्लाई होगा, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉस, और एंगल डिनोट किया जाता है, जो सिंबल है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। मतलब ये थीटा जो है मैं लेफ्ट कॉर्नर पे बना रहा हूं, एक सर्कल रहता है, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, THITA, थीटा। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, ये पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क को एक्सप्रेस करता है। जहां पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है, वहां पे होता है पॉजिटिव वर्क, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, वहां पे होता है नेगेटिव वर्क। और थीटा का वैल्यू, ये जो सिंबल दिया है ना, यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 0, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहां पे थीटा का वैल्यू 0 होता है, उस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होता है, और वर्क का फॉर्मूला है एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एफ एस कॉस। अब ये कॉस थीटा क्या है, तो आप ज्योमेट्री में एक लेसन पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का, उसमें आपको एक एंगल बताया जाएगा, वो रहेगा कॉस थीटा। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ के बाद वो टॉपिक एंड में वो टॉपिक हमें सीखना है, तब जाके आपको साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पता चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, मराठी में उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, हिंदी में भी त्रिकोणमिति बोलते हैं, वो हम लोग सीखेंगे, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी के लिए ये याद रखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू, पहला जो डेफिनेशन था एफ एस कॉस थीटा, पहला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ से इंडिकेट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट एस से इंडिकेट किया जाता है, उसके साथ साथ एंगल होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो ना, वहां पे एक एंगल क्रिएट होता है, तो वो एंगल जो डिनोट किया जाता है, वो किससे डिनोट किया जाता है, कॉस थीटा से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आपके सामने एक लड़की है, तो इस लड़की के हाथ में जो टॉय कार है, दिख रहा है आपको, ये जो टॉय कार है, इसके इसने जो फोर्स लगाया है, इसके बिटवीन एक एंगल क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। यही आपको नेक्स्ट कंडीशन एक्सप्लेन करेगा, जो कि हमें मैथ्स में सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री में। आगे चलते। पॉजिटिव वर्क में थीटा का वैल्यू 0 होता है। मतलब क्या, एवरीडे एग्जांपल में बता रहा हूं, पुशिंग ए स्टॉल्ड बलक कार्ट फॉरवर्ड। मतलब जो भी आपने ग्लास रखा है, ग्लास के अंदर दो पत्थर रखे,
तो जो पत्थर भारी होने की वजह से ग्लास जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हुआ उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हुआ। जैसे वो लड़की अपने तरफ, पिछला जो एग्जांपल है, लड़की ने क्या किया है, टॉय कार अपने तरफ खींचा है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी एंगल कितना हुआ, 0। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा, नेगेटिव वर्क डन, स्टॉपिंग अ मूविंग ट्रैक्टर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, द फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। मतलब नेगेटिव वर्क मतलब क्या, कि जैसे आप साइकिल चला रहे थे तो साइकिल को पेडल मारते हैं हम लोग, साइकिल की जब पेडल मारते हैं तब साइकिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। जैसे आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद आपने फोर्स लगाने के बाद जो साइकिल स्टॉप होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फोर्स आपने ब्रेक टायर्स के ऊपर लगाने के बाद फ्रिक्शन के वजह से, मतलब ब्रेक का और टायर का फ्रिक्शन हो गया, उसके वजह से वो आपकी साइकिल रुक गई, वो है नेगेटिव वर्क डन। मतलब आपने ब्रेक लगाया फिर भी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था, ब्रेक दबाया मतलब फोर्स लगाया, फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। आपने जिस जगह पे ब्रेक दबाया उसी डायरेक्शन में साइकिल रुकना चाहिए था, फिर भी साइकिल क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके स्कीड होके थोड़े टाइम बाद रुका। फोर्स लगाने के बाद भी वो थोड़े टाइम बाद रुका, वो थोड़ा डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो नेगेटिव वर्क डन का है। यहाँ पे जो एंगल होता है 180 डिग्री, ये समझ में आ गया क्या आपको, या मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है? यहाँ तक क्लियर है नेगेटिव वर्क डन? यस सर। यस Yes, सर, sir. समझ में आया। यस यस। प्रवीण सर जाधव मुझे आप। हम्म, सर मुझे नेगेटिव वर्क समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव वर्क डन मतलब क्या, कि जैसे आपने फोर्स लगाया, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन समझा क्या आपको? एक बार पॉजिटिव वर्क डन बताओगे तो मैं नेगेटिव वर्क डन एक्सप्लेन करता हूँ, बताएंगे आप? पॉजिटिव वर्क डन होता है कि जैसे आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है ये मैं बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके अपोजिट यानी की विरुद्ध डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट झालं, त्याला बोलतो आपण नेगेटिव्ह वर्क डन। त्याला काय बोलतो आपण? नेगेटिव्ह वर्क डन मीन्स ऋण वर्क। फॉर एग्जाम्पल साइकिल आप चला रहे थे, जब आप साइकिल चला रहे थे उस टाइम आपने साइकिल को ब्रेक लगाया, साइकिल को ब्रेक लगाने के बाद साइकिल इमीडिएटली जैसे के जैसे वहीं पे रुकती है क्या? प्रवीण आपको नहीं क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा जाके रुकते। थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। तो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसी वक्त अगर रुक जाता तो वो पॉजिटिव वर्क डन हो जाता। आपने ब्रेक लगाने के बाद भी वो रुका नहीं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया, मतलब क्या, आपने ब्रेक इमरजेंसी लगाया ऑन द स्पॉट रोड पे, उसी डायरेक्शन पे वो साइकिल रुकना चाहिए था, बट साइकिल थोड़ा सा स्किड करके आगे चला गया। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने ए पॉइंट में फोर्स लगाया तो ए टाइम पे ए पॉइंट पे नहीं रुका, वो थोड़ा सा आगे जाके रुका, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता तो वो पॉजिटिव वर्क डन होता। जैसे हम लोग चलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। यहां तक क्लियर है? अभी भी नहीं यस समझा? यस, अभी Yes, sir. समझ गया पूरा। ठीक है। नेक्स्ट है जीरो वर्क। जीरो वर्क मतलब क्या, कि आपने फोर्स तो लगाया किसके ऊपर? वॉल के ऊपर, बट वॉल मूव हुआ क्या? नहीं। मतलब फोर्स लगाते समय आपके जो दोनों हैंड थे वो वॉल के लिए कितना एंगल बना रहे थे? 90 डिग्री। जैसे आप जमीन के ऊपर खड़े हो तो
हॉरिझॉन्टल सरफेस मतलब आडवा भाग तो जमिनीचा, आणि त्या जमिनीला तुम्ही लंब उभे असता म्हणजे 90 डिग्री. म्हणजे जर एंगल आपला मीन्स जो अपना थीटा है अगर वो 90 डिग्री है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, अपने जगह पे स्टेबल है, ऐसे वर्क को बोला जाता है जीरो वर्क और जीरो वर्क डन. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, ये इसका एग्जाम्पल है. तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, मतलब जिसके वजह से आज हम लोग टीवी न्यूज चैनल पे जो भी एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं ना, वो सैटेलाइट की वजह से. तो वो क्या करता है, जैसा अर्थ रोटेट होता है उसी तरह वो सैटेलाइट भी रोटेट होता है. अगर मैंने सैटेलाइट अर्थ के ऊपर सेट कर दिया, मतलब भारत देश के ऊपर सेट कर दिया, तो भारत देश में आज अभी अंधेरा है तो सैटेलाइट भी अंधेरे में ही होगा, क्योंकि अर्थ जैसा रोटेट करेगा वैसे वो सैटेलाइट भी रोटेट करेगा. तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है वैसे वो सैटेलाइट भी घूम रहा है. ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग बोलेंगे जीरो वर्क डन. मतलब जितना भी फोर्स आप लगाओगे वो ऑब्जेक्ट घूम ही नहीं रहा है, वो अपनी पोजीशन छोड़ ही नहीं रहा है, वो चिपका हुआ है. ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जीरो वर्क. यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट, हाँ यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. द एंगल थीटा डिसाइड वर्क, adds the energy, takes it away or does not. Does not work. ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना है. डज नॉट वर्क मतलब थीटा डिसाइड करता है कि एनर्जी को ऐड करना है, उसको दूर लेके जाना है, और डज नॉट वर्क मतलब जीरो वर्क. थीटा आपको डिसाइड करेगा. मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, इफ पॉजिटिव वर्क इज पॉजिटिव और पॉजिटिव वर्क इज हैपन, देन एंगल थीटा विल बी. तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर आएगा थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो आपको लिखना है जीरो. अगर वर्क डन नेगेटिव है तो थीटा का वैल्यू क्या है, क्या रहेगा, ये आपको पूछा जाएगा. किसी ने हैंड रेज किया था, कुछ डाउट था क्या? नो सर, गलती से हो गया था. ठीक है. अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि नेगेटिव वर्क इज हैपन, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा, तो आपको वैल्यू लिखना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, तो आपको लिखना है 180 डिग्री. अगर जीरो वर्क डन हो रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आपको आंसर लिखना है 90 डिग्री. जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो मतलब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है. थीटा का वैल्यू 180 डिग्री तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है. थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तो वर्क ही नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो, जीरो वर्क डन. तो ये एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हम लोग डेफिनेशन में भी ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम डायरेक्शन, देन वर्क इज पॉजिटिव. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, म्हणजे फोर्स राइट साइड में अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हो रहा है. आपने फोर्स लगाया राइट साइड पे पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट साइड पे, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन. और तीसरा पॉइंट जो डेफिनेशन के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जीरो वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वर्क डन. नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका, मेजरिंग अ वर्क. वर्क कैसे मेजर करते हैं? वर्क का एसआई यूनिट है जूल. वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल है. तो हाँ, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सही से. सही, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ?
यस सर। गलत यस गलत हुआ सर। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस सर। व्हाट इज द जिसको आंसर आता है वो हैंड रेस करेगा। मैं सही को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले सही आंसर देगी, अगर सही को आंसर नहीं आया तो आप हैंड रेस करना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट क्या है फोर्स का? सर न्यूटन। ओके। और सीजीएस यूनिट? सर डी वाई एन ई डेन। 10। ओके। यस अनुष्का? अनुष्का, मेरा वॉइस आपको आ रहा है? यस सर। सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स का? सेंटीमीटर पर सेकेंड। रॉन्ग हो गया ये। यस ऋतुपर्णा, आपका आंसर डाइन। रॉन्ग हुआ अनुष्का। डाइन। डाइन। यस। यस प्रवीण? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटी ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने किस मेथड से ढूंढा? नहीं सर, अभी पिछली क्लास में पढ़ा था ना, वो अभी आया मुझे। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अलग है। जी का वैल्यू है, वो स्मॉल जी का वैल्यू आपने बताया। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ग्रेविटी का वैल्यू है, आपने जो बताया वो गलत बताया। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट उसके साथ मर्ज किया है, रॉन्ग है। फोर्स का यूनिट है एफ, कैपिटल एफ जो है ना उसका यूनिट है एसआई यूनिट न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है डाइन, DYNE, डाइन। याद रखना, अगर मिस्टेक हुआ है तो हम लोग डिस्कस करके करेक्ट कर पाएंगे, और एग्जाम में अपने नंबर्स ज्यादा मिल जाएंगे उसकी वजह से। तो गलत हुआ तो कोई नाराज मत होना, नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे, गलती से ही सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिनका करेक्ट हुआ गलत हुआ था उनको मैंने करेक्ट किया है कि सीजीएस यूनिट है फोर्स का डाइन, और एसआई यूनिट है फोर्स का वो है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है डाइन। तो वैसे ही आपको ये भी याद रखना है कि वर्क मेजर करने के लिए, वर्क का तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर में। तो फोर्स का एसआई यूनिट, सॉरी वर्क का एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो होगा जूल, और वो सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं। ये एसआई यूनिट है, ये जो यूनिट है मैं कलर पेन से आपको बताता हूं, एक मिनट। ये जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है, जो हम लोगों ने वेट का एक सिंबल यूज करके, बैलेंसिंग, वेट बैलेंसिंग यूज करके यूज किया है। तो ये जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है, और दूसरा जो यूनिट है वो सीजीएस यूनिट है। सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या है? वर्क का अर्ग। और ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट नोट करके, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ जाता है कि आप एक डेरिवेशन डिराइव करो। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन है, 1 जूल का वैल्यू कितने अर्ग के इक्वल होता है। तो एग्जाम में आपको आंसर लिखना पड़ेगा 10⁻⁷ अर्ग। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 न्यूटन मतलब हाउ मेनी डाइन्स। तो आपको लिखना पड़ेगा 10⁵ डाइन। और 1 मीटर मतलब हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 10⁻² मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को लिखा जाता है 10⁻²। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। इसीलिए
ऐसा लिखा जाता है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 10 का पावर है 5, दूसरे जगह पे 10 का पावर है 2, तो दोनों जगह पे सेम बेस आहे, मतलब दोन्ही नंबरचा पाया सेम आहे 10 आणि दोघांचा घातांक म्हणजे एकाचा घातांक आहे म्हणजे इंडेक्स नंबर 5 आणि दुसऱ्याचा आहे 2. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडायसेस 5 प्लस 2 दोन्ही ठिकाणी बॉटमला नंबर जो होता पाया जो होता तो 10 होता आणि दोघांची ऍडिशन केली तर ती किती आली 10⁻⁷ अर्ग. एक्झामला हा क्वेश्चन बऱ्याचदा विचारला जातो. 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो आपको आंसर लिखना है 10⁻⁷ अर्ग. यस प्रवीण. सर अर्ग मीन्स क्या? जैसे किलोग्राम, आपको पता है किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम नहीं बता किस- सर. अगर आपको शॉप में गए और आपको पूछा गया वहां से 1 kg शुगर लाना है, मतलब शक्कर लाना है, तो सर मास का यूनिट है. हाँ अभी समझ में आया. मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम. तो 1 हाँ. किलोग्राम आप काउंट कैसे करते हो? अगर वेट मशीन पे डिजिटल वेट मशीन है वहां पे 1 किलोग्राम आपने काउंट कैसे किया? डिजिटल वेट मशीन पे कितना आने के बाद 1 किलोग्राम हो जाएगा वो? 1000 ग्राम आया तो 1 केजी ग्राम हुआ ऐसे ही. हाँ 1 kg इज इक्वल टू कितना होगा? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ना. सो 1000 क्या है? 1000 सीजीएस यूनिट है. सीजीएस यूनिट मतलब ग्राम वाला यूनिट, मतलब किलोग्राम एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट कौन सा है? ग्राम. वैसे जूल एक एसआई यूनिट है और अर्ग मतलब सीजीएस यूनिट है. समझे? मतलब 1 जूल को अगर आपको गिनना है तो 1 जूल किसके बराबर होता है? जब 1 के ऊपर 1 के आगे 7 zeros आप लिखोगे तब जाके 1 जूल कंप्लीट होगा. तो 7 लिखने के बाद उसका यूनिट क्या लिखना पड़ता है? अर्ग. जैसे 1000 के बाद हम लोग बोलते हैं ग्राम. 1000 ग्राम मतलब 1 kg. वैसे 10⁻⁷ अर्ग मतलब 1 जूल. समझ में आया? यस सर. ठीक है. तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? मैंने जब भी क्वेश्चन पूछा है आप एकदम चुपचाप हो जाते हो, और यहाँ पे एग्जाम नोट रखा है मैंने मेमोराइज करने के लिए. जूल टू अर्ग कन्वर्जन, जूल टू अर्ग कन्वर्जन. यस सही, जस्ट मिनट. जूल टू अर्ग कन्वर्जन, इट इज गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन. ये तो गारंटेड ही आएगा. आप जब एग्जाम दोगे इस मंथ के एंड में आपका यूनिट टेस्ट होगा या नेक्स्ट मंथ में यूनिट टेस्ट होगा, तो इसमें ये क्वेश्चन रहेगा कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग. फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए रहेगा या ट्रू फॉल्स के लिए रहेगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁵ अर्ग, और आपको बोला जाएगा इट इज ट्रू और फॉल्स. 10⁻⁵ रहेगा तो रॉन्ग रहेगा, 10⁻⁷ अर्ग रहेगा तो तभी आंसर करेक्ट रहेगा. यस सही, आप बता सकते हो. सर आज सर मराठीमध्ये बोलू का? चालेल, नो प्रॉब्लेम. सर तुम्ही आज सांगितलं की वर्क म्हणजे काय आणि एनर्जी म्हणजे काय, त्याला मराठीमध्ये अर्थ सांगितले. त्यानंतर हम्म. आणि वर्कची डेफिनेशन पण सांगितली. त्याच्यानंतर सर तुम्ही एसआय युनिट सांगितलं. वर्कचं अजून न्यूटनचं विचारलं होतं. अजून त्याच्यानंतर तुम्ही पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो वर्क त्याचे 3 टाइप सांगितले. हम्म. आणि सर ते एक्सप्लेन ठीक. केले आणि त्याच्यानंतर मग सर तुम्ही जूल आणि ते सांगितले. ओके, ठीक आहे. अनुष्का, येस सर. आज आपण वर्क एक मिनिट, बघितलं. जस्ट मिनिट. माझा क्वेश्चन तुला वेगळा आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? येस सर.
work is the product of force and displacement in the direction of the force. ओके, ऋतुपर्णा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आप सुन रहे हो मुझे ऋतुपर्णा? हाँ, हाउ वी विल डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ वर्क? सर हम कॉस थीटा की मदद से आप ट्राई करो ना, इंग्लिश में बात करो, गलत हुआ तो भी चलेगा, इंग्लिश मराठी मिक्स करके बोलो, नो प्रॉब्लम। आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भी आपके साथ पूरा इंग्लिश में नहीं बात। we describe work as cos theta. Okay, we describe the formula. Work is equal to, formula of work is force means F Multiply displacement. multiply by displacement, also multiply by cos theta. If theta is 0 degree, then it is positive work. If theta is 180 degree, then it is negative work. If theta is 0 degree, then it is zero work. If theta is 90 degree, sorry, my mistake, theta is 90 degree, then it is zero work. ये हम लोगों ने टाइप सीखे, और इसके बाद वाला हम लोग आगे जाते, ये जो टॉपिक सीखेंगे वो कल के लेक्चर्स में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये मैं पूरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये आपके पास ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा ये सभी पॉइंट्स, बट ये जो पीपीटी है आपको एक ही बार में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये पूरा टॉपिक एग्जाम के लिए, जब आपका एग्जाम हो तब तक आपका ये प्रिपेयर हो जाए। शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है ये सब पूरा पॉइंट, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ये सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम लोगों ने वर्क का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में सीखेंगे। आपके टॉपिक का नाम था वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क किसे कहते हैं? जहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग वर्क कहते हैं। डेफिनेशन साइंटिफिक होना चाहिए, सो डेफिनेशन ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में बोलना है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. There are 3 types of work: zero work, positive work, negative work. If zero work is happen, angle theta is 90 degree. If positive work is happen, angle theta is 0 degree. If negative work is happen, angle theta is 180 degree. That means zero work means force and displacement perpendicular to each other. Positive work means force and displacement in the same direction. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, it is a positive work. Then last point, negative works. If we apply force in forward direction and object move in a backward direction, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। आपने फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में बट ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है, और हम लोगों ने लास्टली सीखा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं, और सीजीएस यूनिट है अर्क। वर्क का एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है अर्क। आपको एग्जाम में पूछा जाता है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्क, तो आपको आंसर लिखना है 10⁻⁷ अर्क। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी की कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। Yes, sir. Good night, sir. Good night. बाय बाय, Good night. गुड नाइट। Good night. Thank you, sir.